अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका बनता है सब्सक्राइब करना, तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो इजी तक आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और मेरा फेसबुक लिंक दिया, पेज दिया हुआ है, ग्रुप भी दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आप उधर जाकर मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। उधर भी मैं अपलोड करता हूँ, लिंक मेरे ग्रुप में भी करता हूँ, दोनों को आप ज्वाइन करें, दोनों को लाइक करें आप। और आज हम बिज़नेस फिनांस का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हूँ। और कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर आप बड़ा तेज़ बोलते हैं कि बच्चे अगर मैं तेज़ी से ना बोलूँगा, थोड़ा तेज़ ना बोलूँगा तो आपका लेक्चर आराम से बोलने लग जाऊँगा, तो आपका लेक्चर 1 घंटे 1.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, फिर बच्चों को सुनते नहीं हैं, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से कवर करूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आज मैं आस्ता बोलूँ और अपना लेक्चर भी इजीली ख़त्म कर लूँ। ठीक है, तो आज हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, सारे लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, आगे देखते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको चलेंगे, अब इसमें हमने हमारा जो लेसन नंबर 7 है, इसमें हमने पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। कैश फ्लो के मतलब पढ़ना है हमने। और कैश फ्लो जो होती है हमारी ऑफिशियल अकाउंटिंग होती है, ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है, इसे ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। एमसीक्यूज आ सकता है आपका कि कैश फ्लो इज़ नोन एज आल्सो, मतलब आल्सो नेम एज या आल्सो नोन एज, तो क्या होता है ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट से जाना जाता है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, छोड़िएगा नाम। ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, तो ऑफिशियली कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि आपकी जो ये हेल्प करता है चेंज इन अकाउंटिंग कैश को, मतलब आपकी जो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के मुताबिक कैश कितना इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, जितना आउटफ्लो है जितना इनफ्लो हुआ है, वो सब कुछ चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो इसको चेंज इन कैश कहते हैं। चेंज इन कैश कितना गया कितना आया, तो इसको कितना चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये बताता है कि कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ, तो ये बताता है। आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो 3 कंपोनेंट्स ने कैश फ्लो के। अब ये 3 कंपोनेंट्स आपके पूछ सकता है, 3 नंबर के पूछ सकता है, 3 नंबर के सवाल में कि कैश फ्लो के 3 कंपोनेंट्स बयान करो, 3 कंपोनेंट लिखो। एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपको, तो ये ना छोड़िएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते सीधा सीधा। ठीक है, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिए। एमसीक्यूज के मामले में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं ये बैलेंस शीट XYZ की है। ठीक है, कैश फ्लो बनाना है, बैलेंस शीट है लेकिन कैश फ्लो की सूरत में है, लेकिन बैलेंस शीट में सॉरी इसके थ्रू हमने कैश फ्लो बनानी। सॉरी, ये बैलेंस शीट है, इसमें हमारी इक्विपमेंट दी हुई है, रिसीवेबल दी है। ये देखें 2001 में 2001 में 2001 में 2001 में इन्वेंट्री दी हुई है आपकी 2001 में 2001 में, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, अदर दिए हुए हैं 2001 में 2002 में। ठीक है, ये टोटल एसेट आ जाते हैं, इन सब को मिलाओगे तो ये टोटल करंट एसेट आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग से इसको भी 2001 को मिलाओगे तो करंट एसेट ये आपके आ जाएंगे टोटल। ठीक है, उसमें के बाद फिक्स एसेट आ जाते हैं। फिक्स एसेट ये हैं, उसकी डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दी है, और जो अमाउंट आएगी वो नेट नेट प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, सही है। अगर पूछे ना कि मतलब डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी को लेस कर दे डेप्रिसिएशन तो क्या आती है, तो वो आपकी बुक वैल्यू आती है, मार्केट वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आती है। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट है, ये हमारा डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल एसेट फिक्स एसेट हो जाएंगे। अब इन सब को ऐड करोगे तो ये आ जाएंगे टोटल फिक्स एसेट। इन सब को ऐड करोगे तो ये आ जाएंगे टोटल फिक्स एसेट। ठीक है, अब देखें टोटल एसेट कैसे बनता है। ये वाला कॉलम और टोटल फिक्स एसेट और सॉरी ये वाला नहीं, मैं आपको एक रेज करके बता देता हूँ। चलिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम टोटल करंट एसेट प्लस टोटल फिक्स एसेट, तो टोटल एसेट के बराबर होता है। टोटल करंट एसेट प्लस टोटल फिक्स एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट, टोटल एसेट के बराबर होता है। ऐसे ही आपने 2001 का कर लेना। ठीक है, तो ये बराबर आएगा इसके। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आस्ता आस्ता बोलने की, ताकि मेरा थोड़ा लेक्चर कवर हो जाए और इसका आपको समझ भी लग जाए। आगे चलते हैं। आगे ये हमारी बैलेंस शीट का बाकी हिस्सा है, जिसमें लाइबिलिटी और इक्विटी आ जाती है। आपके ये अकाउंट पेबल है, ठीक है, नोट पेबल है, ठीक है, और ये अक्रूड एक्सपेंस हैं। मतलब
2001 में या 2002 में, 2001, अच्छा इसमें इंक्रीज डिक्रीज देखना है, ये देखे ना, पहले 2000 मसलन 1 में 197 था और 2013 में कितना हो गया, इंक्रीज़ हो गया पेबल। ठीक है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग है, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग बता रहा है कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज। अब देखो इसमें 53 था, अब इसमें 50 हो गया, मतलब इसमें डिक्रीज़ हो गया, चेंज इन अकाउंटिंग बता रहा है कैश फ्लो में। ठीक है, तो इसमें ऐसे निकालना है कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो ऐसे निकालना। ठीक है, 2001 में 2001 ऐसे ये टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, ऐसे हमारी लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स हैं आपके। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट हैं आपके, तो वो देखने हैं, ये दिए हुए हैं, और ये टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी आती है कि जब इसमें से आप टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें आप। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी निकल जाएगी टोटल लॉन्ग टर्म, और ये भी आपकी लाइबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके अब वो देखिएगा प्रेफरेंस स्टॉक, ये इक्विटी का हिस्सा है, प्रेफरेंस स्टॉक का देखिएगा ये है, और शेयर स्टॉक का ये है। ठीक है, कैपिटल प्लस ये है, और रिटेन अर्निंग आपकी ये है, और ट्रस्ट स्टॉक आपके ये हैं, और टोटल इक्विटी आपकी ये। और टोटल लाइबिलिटी कैसे बनेगी, आप इसको और इसको और इसको तीनों को ऐड कर लो, तो आपका टोटल लाइबिलिटी बन जाएगी, टोटल इक्विटी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको और इसको तीनों को ऐड कर लो, ऐसे इसमें करना है। ठीक है, इसको ये ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा आपका ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा, तो आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखना है कि आगे लॉन्ग टर्म डेट्स रोज हो रहे हैं 71 से लेकर 78 तक, 13 का डिफरेंस बन रहा है। दे आर द डिफरेंस बिटवीन दी 86 मिलियन न्यू डेट के और 73 रिटायरमेंट डेट के। मतलब अब इसका एक पहली बात है, अब इसका 86 का और 73 का आप डिफरेंस निकालें तो ये बनता है। ठीक है, 30 बनता है। अब देखिए पीछे जाके हम देखते हैं, पीछे जाके ये देखते हैं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लिया हुआ इसने, इन दोनों का ये डेट का डिफरेंस लिया हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट का, मतलब लॉन्ग टर्म का डिफरेंस जो रेज हो रहा है हमारा रेज हो रहा है, पहले 458 था, अब 471 हो गया, मतलब रेज हो रहा है, इंक्रीज हुआ, मैंने डेट ज़्यादा लिया और 13 मिलियन से ज़्यादा हमने डेट लिया, ज़्यादा लिया, तो इसलिए रोज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ लगी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, उसने क्या, ट्रेजरी स्टॉक बाय रोज बाय 6 मिलियन, तो 6 में रिफ्लेक्ट ऑफ द रीपरचेज ऑफ द 6 मिलियन स्टॉक कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखें इसमें ये देखिएगा, इसमें ये देखिएगा ये कैसे आते हैं, ये देखिए ये हो रहा है रोज़। ट्रेजरी बैंक पहले में 20 था, अब उसमें 26 हो गया, ट्रेजरी बैंक स्टॉक होता है। ठीक है, ये दोनों इनमें से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कहते हैं कि XYZ कॉर्पोरेशन रिपोर्ट 43 मिलियन इन द इक्विटी, 43 मिलियन है इक्विटी के लिए, दे इशूड कैपिटल इशूड 23 मिलियन एट द रेट ऑफ दी 1.83, मतलब 23 आप ये देखें इंक्रीज हो रहा है, 23 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 43 आपका न्यू इक्विटी का रिपोर्ट है, न्यू इक्विटी के मुताबिक 23 आपका क्या है, ये वाला। ठीक है, 1.83 के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी पोर्शन को देख लेते हैं, इक्विटी पोर्शन ये हमारा कॉमन स्टॉक में आ जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आप इन दोनों का 32 का 55 का डिफरेंस निकाल तो 43 आएगा। ठीक है, ये हमारा 43 आ गया, ये हमारा 23 आएगा मेरे ख्याल से, 23 आएगा, ये 23 आ गया, सॉरी ये 23 आ गया, ये स्टॉक हमारा 23 मिलियन आ गया रोज जो हमारा किया हुआ है, रेज किया हुआ है। अब इसकी शेयर प्राइस क्या है, 1.3। अब इसकी शेयर प्राइस मैं आपको बताता हूँ बाद में कैसे निकलती है। अब उसने कह दी पावर वैल्यू कॉमन स्टॉक इंक्रीज दी 23, जो हमने 23 देखा हमारा इंक्रीज हुआ है, एंड कैपिटल सरप्लस इंक्रीज दी 20 मिलियन। अब देखिए पीछे जाते हैं, हमने 20 सरप्लस देखिएगा, ये हमारा सरप्लस है, और इसमें देखिएगा ये चीज़ 27 से लेकर 47 तक इंक्रीज होगा, 20 ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखिएगा ये 20 मतलब ये वाला 20 ठीक है, और ये 23 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 23 और ये 20 दोनों को ऐड करके 43 आ जाएगा, ये 43 हो रहा है न्यू इक्विटी के हिसाब से। अब आपने अर्निंग पर शेयर निकालनी है, अर्निंग पर शेयर हमेशा आपने जो आपका कॉमन स्टॉक है ना 23 उसके साथ डिवाइड कर देना, उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपकी कीमत आ जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा 43 डिवाइडेड बाय 23 मिलियन। तो पर शेयर निकालने के लिए हमेशा कॉमन स्टॉक से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर के साथ डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये जवाब आएगा 1.87 आ जाएगा। ठीक है, 87 आ जाएगा, समझ लग गई है।
समझ लग गई है। चलें जी, आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा उसने इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट दे ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ये सवाल दिया आपको, खुद ही आपने खुद ही उसने दिया होगा। कास्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारी नॉन कैश आइटम होती है, बाजेन में रखिएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, इसको निकालने के लेस करने के बाद सबको ये इनकम है, ये कास्ट ऑफ गुड्स है, इसको भी लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं करनी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो ये जो आएगा हमारा ये ऑपरेटिंग इनकम आएगी। उसमें से अदर इनकम अपने ऐड कर देनी है, अदर इनकम ऐड करेंगे 219 आएगा, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। ठीक है, उसमें से आपने इंटरेस्ट लेस कर देना है तो वो हमारा 170 आएगा, ये प्री टैक्स आएगा, इसे कहते हैं पीबीटी भी बोलते हैं, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स से पहले जो इनकम होती है ये आएगी, और टैक्स आपने 35% 45 इसने दिया हुआ है, जो हिसाब से उसने लगाया 84 उसका टैक्स है। ठीक है, अब देखिएगा इसको लेस करने के बाद इन 170 में से 84 लेस करेंगे तो 86 आएगा, जिसमें ये बताएगा करंट जो होगा टैक्स इतना है और डेफर्ड टैक्स उसने फ्यूचर में इतना पे करना है। इन दोनों को मिला के जो बताएगा वो 84 बताएगा। ठीक है, समझ लगी है। ये 71 करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स हमारा कितना है तो फ्यूचर में जो पे करना है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम होती है, बाजे में रखिएगा। 71 और 30 में जो होती है वो होती है 84, मतलब 84 को लेस करेंगे 86 आएगा। अब ये 86 जो होगा मतलब एक तो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसमें डिविडेंड में डिवाइड हो जाएगा, हाफ रिटेन अर्निंग में, हाफ डिविडेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गई होगी। आगे देखिएगा, अब देखिए ये ना क्वेश्चन अब नोट्स आया है कि दे आर दी 29 मिलियन आउटस्टैंडिंग अर्निंग शेयर पर शेयर एंड डिवाइड बाय दी पर शेयर आर दी कैलकुलेट बाय। अब अर्निंग पर शेयर निकालनी है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। अब ये टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हमारे ये दिया 29 ये डिवाइड कर दिया। अब जो हमारी नेट इनकम है ना, नेट इनकम इधर से लेंगे, ये जो ये वाली हमारी नेट इनकम, ये वाली नेट इनकम लेंगे। ठीक है, 86 वाली। ठीक है, 86 वाली नेट इनकम लेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.97 पर शेयर। मतलब आप हर शेयर के मुताबिक कितनी अर्निंग कर रहे हो, 2.97 पर शेयर के मुताबिक, पर शेयर के मुताबिक आप कितना अर्निंग कर रहे हो, $2.97। ठीक है, ऐसे कर रहे हो। ठीक है, अब आगे कहता है कि डिविडेंड पर शेयर निकालो। डिविडेंड आपको कैसे मिलता है, आपने देखा है डिविडेंड टोटल और शेयर आउटस्टैंडिंग। अब शेयर आउटस्टैंडिंग वही रहेंगे, 29 रहेंगे। अब आपने डिविडेंड देखना है, डिविडेंड पीछे देखिएगा, ये देखा डिविडेंड ये दिया हुआ हमारा 43, तो 43 से आपने डिवाइड करना 29, तो डिविडेंड पर शेयर, ओ सॉरी ये पीछे देखिएगा, अच्छा ये है। अब देखिएगा ये चीज़ है, अब ये तो 43 आ जाएगा 29, तो ये हमारा आपको पर शेयर के पीछे 1.48 डिविडेंड मिल रहा है। अब पर शेयर के पीछे आपको 1.48 डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, अब देखें इसमें आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रोपोर्शन। अब ये तो छोटा सा फार्मूला देखना, छोटी सी अमाउंट देख के आपको कहेगा ऑपरेटिंग इनकम एक्टिविटी निकाल दो, तो आपने ये फार्मेटर पहले याद कर लेना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं। ठीक है, ये फार्मेटर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रटा लगा लीजिएगा। सबसे पहले आता है नेट इनकम। नेट इनकम जो आपके पीछे दी हुई है 86 वो देनी है। डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी दी हुई है, मैं बता देता हूँ साथ साथ, ये वाली डेप्रिसिएशन दी हुई है, ये वाली डेप्रिसिएशन दी हुई है। ठीक है, उसको आपने ऐड बैक करके कोई ये ऐड बैक करनी, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम है, कैश फ्लो जो करता है ना, कैश फ्लो जो करता है वो करता है कैश इनफ्लो को आउटफ्लो को। डेप्रिसिएशन तो ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या डेप्रिसिएशन ना तो इनफ्लो हो रहा है, वो तो एस्टिमेट अमाउंट है ना जो फिक्स एसेट की कमी को पूरा करती है। इसमें आपके पास अमाउंट आई है नहीं, गई है नहीं, ठीक है, वो तो एस्टिमेटली अमाउंट है। आपका वो डेफर्ड टैक्स है वो भी आएगा। ठीक है, नॉन कैश डेफर्ड टैक्स आपने अभी इन आउटफ्लो नहीं किया ना इनफ्लो किया, आपने कहा कि इतना टैक्स हमने पे करना है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये आगे हमने देखना है चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब देखिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये रिसीवेबल को देखिएगा 84 कैसे आए हैं, 24 कैसे आए हैं। ये आगे कैश फ्लो बनेगी हमारी इसकी लादा, ये बस उसने लादा बनाई है, हमारी इकट्ठी बनाएंगे उसके बाद। अब रिसीवेबल को दिया कि उसने हमारा 24 कैसे दिया हो, ये पीछे हम लेके जाते हैं ताकि आपको समझ लगे इस चीज़ की। ठीक है, आपको पता लगे और आप इसको अच्छे तरीके से लेके चलें। अब देखिए ये हमारे यहाँ रिसीवेबल, ये हमारे क्या है रिसीवेबल। अब देखेंगे उसमें
2001 में कितना था 270 और 2002 में कितना हुआ 294। ठीक है, अब ये इंक्रीज हो रहा है, जब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी आपके डेटर रेज हो रहे हैं, आपके डेटर रेज हो रहे हैं, आपके डेटर रेज हो रहे हैं, तो आपका कैश फ्लो क्या होगा, आपका रेज कैश फ्लो क्या होगा, आपने इसको लेस करना है, जब भी रेज हुआ ना तो आपने इसको लेस करना है, जब भी रेज हुआ लेस करना है। अब इसकी वजह क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप रिसीवेबल कर रहे हो, रिसीवेबल क्रिएट कर रहे हो, पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, सही है, पैसा नहीं लिया आपने, पैसा गुड्स दिए हैं आपने, पैसा नहीं लिया, तो जारी बात है आपने जितना रिसीवेबल रेज ना तो कैश इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, कैश फ्लो जब रिसीवेबल देगा पैसे तो तब भी होगा ना, तब कम होगा ना, तब हम वो करेंगे ना, ऐड करेंगे, रिसीवेबल हमारे पास आए हैं, ठीक है, मतलब कैश हमारे पास आया, ठीक है, अब उसने हमारे बढ़ गए हैं, मतलब पैसे उसने दिए ही नहीं है, तो इसमें इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है, सही है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, ठीक है, सही है, उसको रिसीवेबल हो रहे हैं, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, सही है, उसमें ये देख रहे हैं। अब देखिएगा ये आगे देखिए, ऐसे इन्वेंट्री का देखना, देखो ये सब की नेचर एक ही है, ये देखना, ये सब की इन्वेंट्री रिसीवेबल की नेचर एक तक, अदर तक नहीं जाना। इन्वेंट्री का मतलब ये क्या, जब रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो लेस करना है, और इन्वेंट्री इंक्रीज रिसीवेबल इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो लेस करना है, इंक्रीज और इन्वेंट्री डिक्रीज, इन्वेंट्री और रिसीवेबल डिक्रीज होगी तो उसको प्लस कर देना है, ठीक है, सही है। ज़ाहिर बात है इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज होगी तो आपका मतलब है कि आपका जो होगा कैश फ्लो जा रहा है, मतलब इन्वेंट्री जा रही है, आप उसको रेज कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, ठीक है, सही है, उसको क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, ठीक है, पैसे को रेज कर रहे हो। जब आपको फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल का कम हो गया, इसका मतलब आपके पास कैश आया, इन्वेंट्री कम होगी, इसका मतलब आपके पास कैश आया, ठीक है, तो आपने जब भी इंक्रीज होने दोनों सूरतों में लेस करना है, और जब भी दोनों डिक्रीज होंगे दोनों सूरतों में आपने ऐड करना है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देख लीजिएगा, इसका डिफरेंस क्या है 280, ये देखिएगा इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री अब क्या हो रही है 280 से लेकर 259, पहले 280 थी 259 होगी, इसका मतलब है कि अब ये ऐड होगी, अब क्या होगी, ऐड होगी ये, ठीक है, क्योंकि ये कम हो गई है, ठीक है, पहले 280 थी, इसका मतलब 259 होगी, मतलब हमने बेची है, इसका मतलब हमारे पास कैश फ्लो आया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 280 है ना, हाँ 280 259 है, ठीक है, 269 है, तो ये कम हो रही है, इसको ऐड कर देंगे, अगर ये ज़्यादा होती इसको लेस करते, अगर इधर 269 इधर होता, 280 इधर होता, 280 इधर होता, फिर हम लेस करते, अभी ये डिक्रीज हो रही है। इन रिसीवेबल का ये ऐसा करना, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो लेस करना, अगर डिक्रीज हो रहा है अगले साल तो इसको प्लस कर देना, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। आगे देखते हैं, इसको आगे सवाल करते हैं। आगे ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, अब उसने इन्वेंट्री को रिसीवेबल को लेस किया और इन्वेंट्री को क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब पेबल देखिए, पेबल को देखिएगा, पेबल का इसका रिवर्स फार्मूला, इसका क्या है, रिवर्स फार्मूला, ठीक है। पेबल को देख लेते हैं, ये अब देखो पेबल क्या हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसका हमने इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने ये जब इंक्रीज होंगे तो प्लस कर देंगे, और ये जब डिक्रीज होंगे तो लेस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पेबल हमने पे करना है, अभी कैश पे नहीं किया, अभी ना इनफ्लो किया ना आउटफ्लो किया कैश का, इसका मतलब हमने ऐड बैक कर देना, ठीक है। जब हमने पे कर देना, इसका मतलब हमने आउटफ्लो किया, इसको लेस कर देना, सिंपल सी बात है। आगे ऐसी नॉट पेबल का भी ऐसे ही है और अक्रूड एक्सपेंस का भी ऐसे ही है, ठीक है। बस तीनों सूरतों में यही होगा, ये तीनों एक्सपेंस के लिए क्या होगा, जब इंक्रीज होंगे लायबिलिटी तो प्लस होंगी, जब डिक्रीज होंगी तो लेस होंगी, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा दोनों का, ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका देखिएगा, और ये देखिएगा, देखिए इसमें ये डिफरेंस निकाल लीजिएगा पेबल का, ठीक है, और अक्रूड का भी निकाल लीजिएगा, अक्रूड एक्सपेंस का, और नोट पेबल का भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो लेस होगी। ये देखना, ये अकाउंट पेबल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये लेस हो रहा है, बाकी ऐड होंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा। अब अदर देखिएगा, अदर देखिएगा 8 कैसे आया, ये देखिएगा हमने कैसे निकालना है। अब देखिएगा, अब पहले मैं बताता हूँ, ये देखो अकाउंट पेबल है हमारा 197 था, ये 213 हो गया, इंक्रीज हो ऐड कर देंगे। 53 था, अब ये 90 होगा अकाउंट नोट पेबल, ये हम इसको करेंगे लेस करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। अक्रूड एक्सपेंस है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसको ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये भी ऐड कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अब अदर देखते हैं, अदर देखते हैं कैसे आता है। अब अदर जो हमारे एसेट है वो क्या हो रहे हैं, पहले हमारे क्या थे 50, अब कितने हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, अदर एसेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब मैंने कहा था एसेट जब भी इंक्रीज होंगे तो लेस करने हैं, जब भी डिक्रीज होंगे तो करंट एसेट वो क्या करने हैं,
ऐड कर देने हैं, तो ये हमने लेस कर दिया इधर आके, ठीक है। अब ये देखिए सही, अब इसको टोटल प्लस जमा प्लस माइनस कर लेना है, ऐड बैक कर देना, इसको जमा कर देना, ठीक है सही है। तो इसको हमने जमा कर लेना था, ये 190 आ जाएगा, ठीक है सही है। इसको ऐड बैक कर देना है, सही है। तो इन सब को ऐड बैक करके इसको जो ब्रैकेट में लिखा होगा इसको माइनस में लिखना है, ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको माइनस में लिखना है बस, ठीक है। ये ऑपरेटिंग आ जाएगा हमारी इनकम। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। आगे देखिए ये सवाल में दिया होगा, ये में से सवाल खुद दिया होगा ऐसे, उसने कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आती है, फिक्स एसेट एक्विजिशन में ये उसने दिए हुए हैं, और सेल ऑफ द फिक्स एसेट है वो ये दिए हुए हैं। इसमें जब सेल ऑफ एसेट और सेल ऑफ से आपने प्रोसीड कोई एक्विजिशन में परचेज करना, कोई परचेज किया ऐसा वो इधर रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है, और जो सेल किया वो इधर रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो ये देखना आपने, तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, सेल हमारी इनकम होती है, तो सिंपल सी बात है ये। आगे देखिएगा, आगे उसने कहा कि हमारी जो कैश फ्लो फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिटायरमेंट डेट आएगा, इंक्लूड नोट्स 53 आ जाएगा, और प्रोसीडिंग ऑफ द नॉन डेट लॉन्ग टर्म डेट्स 86 आ जाएगा, ठीक है। डिविडेंड 43 जो पीछे दिया हुआ था हमने वो निकालेंगे। रीपर्चेज ऑफ स्टॉक 6 हमारे वो ट्रेजरी स्टॉक नहीं था, वो ट्रेजरी स्टॉक हमारा डिफरेंस लिख रहा था 6 का, वो लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम द न्यू स्टॉक इशू 43। अब इनको कुछ चीज़ें उसने ज्यूम की हुई हैं, कुछ चीज़ें उसने बताई हुई हैं, ठीक है। अब उसमें 73 है और 86 है, बस इसमें यह देखें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आता है, ये बात में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें ये प्लस माइनस कर लीजिएगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, बाकी ये दो जमा में है, इन दोनों को ऐड प्लस कर लीजिएगा तो ये हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। समझ लग गई है, आई होप सो आपको समझ लग गई जी। अब देखिए ये हमारा कैश फ्लो बनाना है, ये हमारा क्या बनाना है, कैश एक्स वाई जी कॉर्पोरेशन, ये हमारी कैश फ्लो है, क्या क्या जिसमें सब तीनों इकट्ठी आएंगे। देखो इसमें हमारी पहले यह कि नेट इनकम आएगी, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, डेफर टैक्स ऐड कर देंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर देंगे, रिसीवेबल ये मैंने आपको बताया हुआ है सारे ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। आपको अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा, बैलेंस शीट नहीं पूरी पूछेगा, आपको कर देगा कि आप बताएं ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दें और या फाइनेंसिंग निकाल दें या इन्वेस्टिंग निकाल दें। अब ये बात याद रखनी है अब कि ऑपरेटिंग में कौन सी आती है, फाइनेंसिंग में कौन सी आती है और इन्वेस्टिंग में कौन सी आती है। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सारा, ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग ही ज़्यादातर पूछता है, ये देखिएगा ये ऑपरेटिंग हो गया। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, एक्विजिशन फिक्स एसेट और सेल ऑफ एसेट आता है, इन दो को देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा ये हमारा टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा, टोटल फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन दोनों को मिला के है ये इन्वेस्टिंग ये सारी 10। अब उसमें फाइनेंसिंग में देखिएगा ये हमारी रिटायरमेंट डेट आ जाएंगे, प्रोसीड ऑफ डेट आ जाएंगे, डिविडेंड आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा और स्टॉक इशू आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगी, इनको एनालाइज कर देना, ये हमारा साथ आ जाएगा। अब ये जो अभी ये तीनों आ गई ना, अभी ये चीज़ें अपने अलग अलग आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आपने उसने क्वेश्चन क्या पूछना है, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पूछ लेगा या फाइनेंसिंग पूछ लेगा या इन्वेस्टिंग देख लेगा, इन्वेस्टिंग देगा, और उसमें आप मिक्स फिगर दे सकता है, इन्वेस्टिंग भी दे सकता है, ऑपरेटिंग पूछा हुआ है उसने, वो आपको इन्वेस्टिंग की भी फिगर दे सकता है, फाइनेंसिंग भी दे सकता है, कुछ आपको ज़्यादातर ऑपरेटिंग देगा। आप उसमें ढूंढ के ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग में आते हैं वो ढूंढ के वो पुट कर देना, वो ऐड प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाना, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, याद कर लीजिएगा। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आते हैं, कैश बैलेंस कैसे आती है, ये देखिएगा। अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है, आपने 189, 199 और 173 इसमें से लेस कर देना है और 7 में प्लस कर देना है, ठीक है। बस इन तीनों को आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी, अगर ये दोनों तीनों पॉजिटिव में है तो तीनों को ऐड कर देना, अगर कोई नेगेटिव में आ रहा है उसको लेस करके आपने ये निकाल लेना, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। आगे चलते हैं जी, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है कि वो वर्क करती है नॉलेज के ऊपर। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपली होती है, डिस्क्राइब सिंपली हो, मतलब इतनी मुश्किल ना हो कि समझना ही ना लगे, ठीक है। बिकॉज द स्टेटमेंट आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोथ आउटसाइडर फर्म, मतलब आपने आउटसाइड फर्म को देनी है, मतलब आउटसाइड ना आउट कस्टमर को देनी है, शेयर होल्डर को देनी है, तो इतनी कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि उनको समझ ना लगे, ठीक है। तो इसलिए डिस्क्राइब सिंपली आपने बयान करना है, ठीक है, सही है, समझ लग गई है। आगे देखिएगा, आगे एक्सटर्नल यूज ऑफ द स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हो सकता है, एक्सटर्नल जो यूजर ट्रेड क्राइटर हो सकते हैं, आपके ट्रेड क्राइटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन द लिक्विडेटिंग ऑफ फर्म्स, ये पर वो ये देखते हैं कि क्या आपकी फर्म लिक्विडेटिंग के ऊपर तो नहीं जा रही, बंद होने तो नहीं जा रही। ट्रेड क्राइटर जिन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने आपको उधार देना है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड होल्डर हैं, डिबेंचर हैं, जिन्होंने आपको उधार देना है, ठीक है, तो वो ये देखते हैं। अभी देखिए बॉन्ड और उसने खुद आ गया, ट्रेडर आपकी जैसे आपने कोई चीज़ क्राइटर ही होते हैं, सॉरी
जो आपने मतलब क्रेडिटर डेज किए होते हैं, ठीक है, परचेज़ की होती है जिसके ऊपर जिससे आपने परचेज़ की थी, मटेरियल परचेज़ किया होता है, ठीक है। सही। बॉन्ड ऑर्डर देखें, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो फ्रॉम दी फर्म। में से पहले ये बॉन्ड होल्डर वो होते हैं जो कंपनी लोगों से कर्जा लेती है, डिबेंचर की सूरत में डिबेंचर इशू करते हैं, उनसे कर्जा ले लेती है, या बॉन्ड इशू करते हैं तो वो कर्जा ले लेते हैं, उसे कहते हैं बॉन्ड होल्डर। अब ये लॉन्ग टर्म कैश फ्लो के लिए होता है, फर्म को देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैश फ्लो इसका कैसा है, क्या वो हमारी लाइबिलिटी को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये देखा जाता है। अब शेयर होल्डर देखिए, शेयर होल्डर प्रोबेबिलिटी किसको देखता है, प्रोबेबिलिटी को लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म देखता है। मतलब आपने ये देखना है कि उसने इक्विटी के पोर्शन को देखना है, उसने लेटर के पोर्शन की इक्विटी के पोर्शन को देखना है, क्या हमारी प्रोबेबिलिटी हमारी सही है, क्या हमारा प्रॉफिट सही आ रहा है, क्या हमें डिविडेंड सही मिल रहा है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर की वेल्थ की इंक्रीज करता है, ठीक है। आगे देखें इंटरनल यूज़ क्या आते हैं। इंटरनल यूज़ होते हैं कि आपका प्लान होना चाहिए सबसे पहले, मतलब फोकस ऑफ द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड एवेल्यूएट द पोटेंशियल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपकी फोकस होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या मतलब होना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल सही यूज़ हो रहा है, मतलब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के बराबर होगी, जो हमारी करंट एसेट है करंट लाइबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये आपने एवेल्यूएट करना है, उसकी पोटेंशियल तौर पर अपॉर्चुनिटी फर्म को गेन करना है, ठीक है। कंट्रोल देखें, कहता है फोकस ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्सेस एसेट एंड एसेट कैपेसिटी। अब आपने एक एसेट देखना, एक एसेट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप उसकी एफिशिएंसी को देखते हैं, आपने ये देखना है इसका रिटर्न कितना हमारा, ठीक है, उसके रिटर्न के ऊपर फोकस करना है, क्या हमारे उसका रिटर्न के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, तो ये देखना है। ये आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फार्मूले भी पढ़ेंगे, इसको हम बकायदा डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न क्या है, एक फिक्स एसेट की वजह से या फिर एसेट की एफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग सप्लायर ऑफ द फंड्स एनालाइज ऑफ द फंड। मतलब सप्लायर को आपके फंड्स को एनालाइजिंग होनी चाहिए, मतलब उनको पता होना चाहिए कि आपके पास फंड कितना है, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि आपकी फिगर ऑफ द मच ऑफ द आवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज that we are almost always unable to obtain of the all market इन्फॉर्मेशन वी वांट। मतलब ये कह रहा है कि ये बता रहा है कि अकाउंटिंग जो फिगर होनी चाहिए, अकाउंटिंग फिगर होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो एट लीस्ट अनएबल टू ऑब्टेन हो ऑल ऑफ दी मार्केट। मतलब मार्केट में जिस तरह का मार्केट चाहता है ना, वो जिसका कोई मार्केट चाहती है उस तरह की मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो फर्म की आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें शेयर होल्डर को। सिंपल सी इसकी बात ही है, ठीक है। वो देखेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे है, हमारा प्रॉफिट कैसे जा रहा है, हमारे शेयरों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये सारा देखा जाता है, ठीक है। द ओनली मीनिंगफुल यार्ड स्टिक फॉर एवल्यूशन बिजनेस डिसीजन इन द वेदर दे आर द क्रिएट द इकोनॉमिक वैल्यू। अब देखो पहले ये देखा जाता है बिजनेस की वैल्यूएशन को देखा जाता है, बिजनेस की वैल्यूएशन को देखा जाता है, एवल्यूशन किया जाता है, सॉरी एवल्यूशन किया जाता है बिजनेस को एवल्यूशन करके फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि वो इकोनॉमिकली वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इकोनॉमिकली आपकी शेयर होल्डर आ जाते हैं, ठीक है, क्रेडिटर आ जाते हैं, आपके बॉन्ड होल्डर आ जाते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये देखना है आपने। आगे देखिएगा क्लियरली वन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द अकाउंटेंट इज रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन यूजर इन द फॉर्म यूजफुल ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अच्छा अकाउंटेंट का क्या काम होता है इसमें, अकाउंटेंट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है यूजर को। अब यूजर क्या होते हैं, आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, और यूजफुल फॉर द डिसीजन में, ताकि वो यूजफुल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से लेकर वो अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। ये बताएं बट स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कम विद द यूजर गाइड। मतलब बार हकीकत ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम विद यूजर गाइड, बस ये अच्छे तरीके से गाइड कर, कुछ प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो जो नहीं देती हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से उसको गाइड नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए फिर भी इन्फॉर्मेशन पूरी देनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लिक्विडेटिंग कंपनी हो जाएगी सारी। आगे देखिएगा कहते हैं वी विल ट्राई टू फिल अप द गैप फ्रॉम थ्रू लर्निंग कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट आया ये 2001 में 85, 2002 में आपका 80 आ गया। इसका मतलब आपने इस गैप को ख़त्म करना है, इस गैप को आपने ख़त्म करना है, क्यों आया है, ठीक है, थ्रू लर्निंग के, ठीक है, कंप्रीहेंसिव एनालिसिस के साथ फाइनेंशियल सिस्टम का आपने एनालिसिस करना है, क्यों आया, क्यों हमारा कम आया, हमारी कास्ट कितनी हुई है, कास्ट कितनी कम हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है, हमारी इनकम कितनी हुई है, तो ये सारा चीज़ें आपने देखनी होती है, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट होता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेट कंपेयर टू दी अदर दोज टू अदर। अब इसमें ये होता है कि आपने एक बंदा कंपनी बना रहा है ना शूज़ की,
तो वो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करें। अब इसमें कंपेयर लाइक टू लाइक करना है, ये नहीं है कि आप एक शूज़ की कंपनी है आप यूनिलीवर के साथ कंपेयर करने लगे हो, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपने कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आपने शूज़ वाली कंपनियाँ कोई दूसरी शूज़ वाली कंपनी देखें, कोई इस तरह की शूज़ बनाती है, उसके साथ आपने कंपेयर करनी है आपने, तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डायरेक्टली कंपेयर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टू कंपनीज बिकॉज द डिफरेंट साइज, यही बता रहा है ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदे का डिफरेंट साइज है, मैं टू कंपनियों का एक डिफरेंट साइज है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें यह भी हो सके कोई छोटे पैमाने पे है, कोई बड़े पैमाने पे है, जो छोटे पैमाने पे वो छोटे पैमाने के साथ करे, जो बड़े पैमाने वो बड़े पैमाने के साथ करे, या ऐसा भी कहते हैं जो लाइक टू लाइक कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये है, तो ये स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कि स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। अब देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती हैं, कि कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है कि जो वेरी कॉमन हो, यूजफुल हो, स्टैंडर्ड कंपैरिजन इन द वर्क थ्रू परसेंटेज इंस्टेड ऑफ द डॉलर, मतलब परसेंटेज आप कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको, तो ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये 10 है, ये 20 है, 120। अब इंक्रीज हो रहा है 20 का, तो इसको प्रीवियस से डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा, इसे 100 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 20% निकल जाएगा। तो ये आपका ये आपको ये बता रहा है परसेंटेज आप भी निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग ऑल आइटम इन द परसेंटेज इज नोन एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो भी परसेंटेज में आती है आपकी कंपैरिजन करते हो, आप स्टैंडर्डाइज में कंपैरिजन ही करते हो हमेशा, जो भी स्टैंडर्डाइज आते हैं, तो उसने कहा इसमें ये कह रहा है कि आपने परसेंटेज में कंपैरिजन करना रादर देन डॉलर के, ठीक है। तो परसेंटेज में आपने कंपैरिजन करना है। तो इसमें भी क्या था, परसेंटेज जो डिवाइड आप कंपैरिजन करते हैं उसे कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ जाता है, कभी देख लीजिएगा। अब देखिएगा बैलेंस शीट इज नोन एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट एंड इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम एज द टोटल सेल। अब देखिएगा ये देखो इसमें ये आ जाता है कि आपके बैलेंस शीट जो नोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट हो जाता है, ठीक है। इनकम स्टेट आइटम ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ सेल। अब देखिएगा इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये रेशो निकलती हैं। तो हम इसको आगे बकायदा देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, बस आपने यही देखना इसकी रेशो निकालते हैं आपने, ठीक है। सही बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट कुछ आपकी रेशो ऐसी भी निकलती है, टोटल से डिवाइड टोटल एसेट, एक एसेट के मुताबिक आप टोटल कितनी सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये फार्मूला मेरे ख्याल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये मेरे ख्याल से, तो देख लेंगे आगे। सॉरी भूल गया हूँ, अगर यही फार्मूला ठीक है, अगर ना हुआ तो सॉरी भूल गया हूँ थोड़ा सा, तो देख लीजिएगा। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।